गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आज के वीडियो में जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पर्टिकुलरली ज्योमेट्रिक ऑप्टिक के टॉपिक से मैं क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के ये क्वेश्चंस खास करके इस तरह से चुने गए हैं कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें सीख रहे होंगे, कुछ नया समझ रहे होंगे, कुछ नया मास्टरी कर रहे होंगे। तो पहले से अगर हमने बेसिक बेसिक बातें पढ़ रखी है, अगर कंसेप्ट में क्लैरिटी है और फॉर्मूलाज याद है, तो ये वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। इससे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते चलो और जैसे जैसे मैं समझाते जाता हूँ बिल्कुल अटेंटिवली सुनते रहो। सबसे पहला सवाल 2024 का ये सवाल क्या कहता है कि ओ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। अगर ऑप्टिकल एलिमेंट्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड हैं कि सबसे पहला पार्ट एक लिक्विड है, जो अगर मैं SQPRU से देखना चाहूँ, ये वाला पार्ट में जो लिक्विड भरा हुआ होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ऐसा हमको क्वेश्चन में ही दे दिया है। इसके नीचे वाला पार्ट जो SPU है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ये भी क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब इसके नीचे फिर से मिरर रखा हुआ है, तो लाइट रेस कैसे आ रहे होंगे? ओ से निकलेंगे, सबसे पहले यहाँ टकराएंगे और लेट्स सपोज यहाँ टकराने के बाद कुछ इस तरह से अगर वो आते हैं, तो मिरर से वापस रिफ्लेक्ट बैक करके इसी पाथ के अलोंग जाने लगते हैं और वापस ओ पे ही इमेज बनता है। इस तरह का कुछ सिनारियो हो रहा होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा हो रहा होगा, तो हमको कहता है कि n और h के बीच में रिलेशन बताओ। n और h के बीच में रिलेशन बताओ, कौन सा रिलेशन सही है? where h is the distance between O and T, where h is the distance between O and T। सही बात है। कैसे करते हैं ऐसा सवाल? ये कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड सवाल है? कंसेप्ट, ये कंसेप्ट यहाँ जो लगने वाला है वो है मल्टीपल ऑप्टिकल एलिमेंट एंड इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू इट्स इक्विवेलेंट ऑप्टिकल एलिमेंट। जब इस मल्टीपल ऑप्टिकल एलिमेंट को मैं एक ही मानूं और एक इक्विवेलेंट ऑप्टिकल एलिमेंट मानूं, ऐसे में ये लाइट प्रोड्यूस करता और किस पॉइंट पे करता, कि किस पॉइंट पे इमेज बनाता, ये अगर फाइंड करें तो कुछ इस तरह का कंसेप्ट वाला सवाल है ये कंसेप्ट के पढ़ते के दौरान या इसके क्वेश्चन जब भी देखें, तो एक बात याद रखें कि P इक्विवेलेंट निकालना हमारे मन में आना चाहिए कि जितने भी ऑप्टिकल एलिमेंट है सबका पावर लिखूं और सबके पावर को अगर ऐड करूं तो एक इक्विवेलेंट ऑप्टिकल एलिमेंट बनेगा जिसका एक इक्विवेलेंट पावर आएगा। कुछ इसी तरह का ये सवाल है। कॉपी में ये बिल्कुल अच्छे से नोट करना कि ये कंसेप्ट था जब मैंने ये सवाल किया था। अगले बार जब मैं ऐसा सवाल देखूंगा तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्लिक करेगा कि ये कंसेप्ट है वो कंसेप्ट जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि इससे सिमिलर है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये कंसेप्ट लगाया जा सकता है कि तुरंत क्लिक करे, ऐसे में हमको ये लिख लेना है। अब ध्यान दो, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या होगा कि समझते हैं कि इसका सल्यूशन कैसे निकालें। सबसे पहले
जब रिफ जब पावर इक्विवेलेंट निकालना है तो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन से लेंस हैं और कौन से लेंस का कितना कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कितना कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहला पार्ट है ये लिक्विड वाला पार्ट, जिससे ये लाइट रे टकराता, तो उसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया। उसके बाद वाला पार्ट है ये कन्वेक्स लेंस वाला पार्ट, उसको मैंने कुछ इस तरह से बनाया। और उसके बाद आता है मिरर वाला पार्ट, जो नीचे बनाएंगे। सबका ध्यान है ना यहाँ पे? लाइट रे जब यहाँ पे आ रहा था ओ से, तो सबसे पहले यहाँ टकराता है, फिर यहाँ टकराता है, और वापस इसी पाथ को जब ट्रेस करता है तो ही एक ऐसा कंडीशन बनेगा कि वो वापस से ओ पे ही इमेज बनाएगा। नाउ लाइट जब एक बार इस सरफेस पे टकरा रहा होगा, तो P इक्विवेलेंट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए, इसका पावर ऐड करना चाहिए। अगले बार लाइट आगे बढ़ता है और अब इस सरफेस से जब टकराता है, तो इस सरफेस का जो पावर होगा वो मुझे ऐड करना पड़ेगा। जैसे जैसे लाइट दूसरे दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिफ्रैक्टिव मटेरियल के पार्ट में एंटर कर रहा है, उसका उसका पावर ऐड करते जा रहे हैं। अगले बार लाइट मिरर से टकराता है, तो मिरर का पावर ऐड करना पड़ेगा। और टकराने के बाद कुछ इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है कि वापस वो इसी पाथ पे ट्रेस बैक करता है। ट्रेस बैक करते वक्त वो P2 से फिर से टकराएगा, तो P2 फिर से ऐड करें, और P1 से फिर से टकराएगा, P1 में फिर से एंटर करेगा, तो P1 फिर से ऐड करें। P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2P1 प्लस 2P2 प्लस P3। हाँ या ना बोलो? P1, that is the power of the first lens, is also 1 by f1. P2, that is the power of the second lens, is also 1 by f2. And P3, that is power of the mirror, ये हो जाएगा 1 by infinity, क्योंकि ये एक प्लेन मिरर है। कैसा मिरर है? प्लेन मिरर है। एक प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट, तो उसका फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट है ना। सो P इक्विवेलेंट इज दिस। अब बेसिकली मुझे इसका F1 फाइंड करना है और इसका F2 फाइंड करना है। P इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब मुझे बेसिकली उसका F1 और F2 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ध्यान से। 1 by f1 फोकल लेंथ इस पर्टिकुलर पार्ट का कितना होगा, इस पर्टिकुलर पार्ट का फोकल लेंथ कितना होगा, तो 1 by f1 इज इक्वल्स टू n minus 1 into 1 by the first surface infinity minus the second surface 1 by r। आइडेंटिफाई करो कि ये जो रेडियस है इस पार्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा r, वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नीचे जाते वक्त ये क्या हो रहा है, लाइट का डायरेक्शन कुछ इस तरह से, और जब मैं ऑप्टिकल सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाप लूँ, मेजरमेंट लूँ, तो वो भी लाइट की ही डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव होगा। और एग्जैक्टली कितने के बराबर होगा, हमको कहता है SPU 9 सेंटीमीटर है। SPU 9 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही तो दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। सो 1 by f1 इज इक्वल्स टू n minus 1 माइनस ऑफ r। सही बात है। ऐसे ही 1 by सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ निकालें तो कितना आएगा, 1 by f2 इज इक्वल्स टू 1.6 माइनस 1 by r माइनस 1 by इंफिनिटी होगा ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फिर से ऑप्टिकल सेंटर से नीचे की तरफ जाते तो मेजर कर पाते, लाइट की डायरेक्शन में जाते तो मेजर कर पाते, और रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली पॉजिटिव लिखूँ। अगला सरफेस प्लेनर है तो अगला सरफेस इनफाइनाइट ले लूँ, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, और 1 by f2 इज इक्वल्स टू 0.6 बाई आर, ऐसा होगा ना। अब पावर इक्विवेलेंट के फॉर्म
इक्वेशन में मुझे 1/f1 एक टर्म दिख रहा था, 1/f2 एक टर्म दिख रहा था, वहाँ अगर ये वैल्यू पुट करें तो पावर इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे। पावर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू -2 इंटू n-1/r। ये पार्ट लिखा मैंने जो 2/f1 लिखा, और अगला 2/f2 दैट इज 1.2/r। होगा ना। नेक्स्ट ध्यान दो कि P इक्विवेलेंट कितना निकाल लेंगे, -2 इंटू n-1/9 प्लस 1.2/9। 9 सेंटीमीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1.2/9 माइनस 2 इंटू n-1/9। होगा ना। क्या यहाँ से एक f इक्विवेलेंट का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, f इक्विवेलेंट इस ऑप्टिकल एलिमेंट का इक्विवेलेंट ऑप्टिकल एलिमेंट अगर मैं बनाता तो उसका जो फोकल लेंथ होता वो f इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो मल्टीपल लेंसेज मैंने, मल्टीपल ऑप्टिकल एलिमेंट्स मैंने बनाया था, इसके जगह पे मैं सिंपली एक ऑप्टिकल एलिमेंट से इस पूरे डिवाइस को रिप्लेस कर सकता हूँ। इस पूरे डिवाइस को एक ऑप्टिकल एलिमेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। ये ऑप्टिकल एलिमेंट कैसा है, रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिकल एलिमेंट है, क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है और वापस ऑब्जेक्ट पे ही इमेज बना रहा है। इस ऑप्टिकल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट ज़रूर से 2 इंटू फोकल लेंथ पे होना चाहिए, क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट 2 इंटू फोकल लेंथ पे होता है तब तब इमेज उसी पॉइंट पे फॉर्म होता है। अगर ये लेंथ h था तो h इज़ नथिंग बट 2 इंटू एफ इक्विवेलेंट, और अगर f इक्विवेलेंट कहीं इक्वेशन में दिखे मुझे तो मैं उसको h/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पे इस इक्वेशन में f इक्विवेलेंट डेफिनेटली दिख रहा है। f इक्विवेलेंट की तरह क्या जगह क्या लिख दें, h/2 इज इक्वल्स टू 1.2/9 माइनस 2 इंटू n-1/9। 2 से ये 0.6 टाइम्स कटेगा, ये 1 टाइम्स कटेगा। कुछ एक ऐसा इक्वेशन आएगा, क्या रिलेशन h और n के बीच में आ गया, क्या n का वैल्यू पुट करते जाएं और h का वैल्यू अगर 50 आ रहा है तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से ये चेक होगा, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। ध्यान दो बच्चा लोग कि यहाँ पे मैंने h और n के बीच में जब रिलेशन निकाल लिया तो अब इसमें बस मैं क्या करूँगा कि n का वैल्यू पुट करते जाऊँगा, चेक करते जाऊँगा कि h का वैल्यू 50 आ रहा है कि नहीं। सो 1/h इज इक्वल्स टू 0.6/9 माइनस n-1/9। सो अगर हम n का वैल्यू सबसे पहला ऑप्शन जो दिया है वो पुट करें तो 1.42 माइनस 1 हो जाता, तो ये 0.42 हो जाता बाई 9 माइनस 0.6/9। ये कितना हो जाएगा, 0.6 माइनस 0.42 इज नथिंग बट 0.18/9। अब नीचे 100 आएगा, 9 से 2 टाइम्स नहीं कटेगा, 2 से 50 टाइम्स। यही तो क्या है, 1/h के बराबर है। तो h कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। डेफिनेटली द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरह से ये सवाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें। नेक्स्ट ऑप्शन में n का वैल्यू इसी क्वेश्चन में 1.45 रखें तो क्या देखते हैं क्या 65 आता है कि नहीं। सो 1/h इज इक्वल्स टू 0.6 माइनस बाई n माइनस 1.45 माइनस 1 इज 0.45 बाई 9। ये कैंसिल करेगा, ये आ जाएगा 0.5। सो 0.6 बाई 9 माइनस 0.5 इज इक्वल्स टू 1/h।
3 से 0.2 टाइम्स में कटेगा, 3 से 3 टाइम्स में कटेगा, ये नीचे आया तो 10 हो गया, ये 2 से 15 हो गया, और ये 5 से 2 हो गया। सो 1/15 माइनस 1/2 इज एच। ये अगर मैं सॉल्व करूँ तो 32 माइनस 15 ये आ जाता है 30/13 इज इक्वल्स टू एच। डेफिनेटली ये आंसर सही नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। 1.45 पुट करते हैं तो ये 0.45 हो जाता, 0.45/9 करते हैं तो 0.5 ही आता है कि नहीं। 0.45/9 करते हैं तो 0.5 आता ना। 0.6 can be written as 6/90 and 45/900। अब 9 से ये 5 टाइम्स में जाता, 5 से ये 20 टाइम्स में जाता, 3 से 2, 3 से 30, ये क्या दिख रहा है मुझे, 1/10 माइनस 1/20। दिस इज 20, 10 टू ज़ा 20, 21 ज़ा 20, तो एच कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। सही बात है। नेक्स्ट इसी ऑप्शन को चेक करें। नेक्स्ट सी वाला जो क्या कहता है कि अगर n 1.35 है, चेक करो h 36 है कि नहीं है। अगर n 1.5 है तो 1.35 है तो क्या होगा, 1.35 माइनस 1 इज 0.35/9 माइनस 0.6। 9 को पूरा एलसीएम में ले लें, यही 1/h के बराबर हो जाएगा। 0.6 माइनस 0.35 0.25/9, ये बटे 100 हो जाएगा। 25 से 4 बार में ये कटेगा, 1/36 इज इक्वल्स टू 1/h, तो h हो गया 36 सेंटीमीटर, है ना। नाउ सी ऑप्शन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर n इक्वल्स टू 1.48, h इक्वल्स टू 85, लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि क्या n को 1.48 पुट करें तो क्या आएगा, 0.68 माइनस 0.48/9 इज इक्वल्स टू 1/h, विच इज इक्वल्स टू 0.12/9। ये 100 टाइम्स नीचे आ गया, 3 से 3, 3 से 4, 4 से 25 इज इक्वल्स टू 1/h। तो h यहाँ से डेफिनेटली 75 सेंटीमीटर आ रहा है, और ऑप्शन में 85 दिया है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये और ये सही है। इस तरह का अगर सवाल आए तो बिल्कुल आसानी से कर लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं एक नए कंसेप्ट में, फिर से मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। क्या कहता है कि अगर एक मिरर, कैसा मिरर, कनकेव मिरर यहाँ पे रखा है, दूसरा कनकेव मिरर यहाँ रखा है, और इसके बीच में एक लेंस है, ऐसे में एक ऑब्जेक्ट जो एस पे रखा हो, इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहे होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो रहा होगा, और वापस जब इमेज बनेगा तो फाइनली एक इमेज एस पे ही बनेगा। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, और अगर हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो ज़रूर ज़रूर से हमको इसके बीच, हमको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, और हमको इसके बीच का डिस्टेंस कहता है कि n/7 रखो, जहाँ पे n का क्या वैल्यू रखें, n का क्या वैल्यू रखें, सच दैट द image is formed at the object itself, the image of S forms at S itself। ठीक है, देखो क्या हो रहा होगा कि सबसे पहले इससे लाइट रेज निकलता हुआ M2 के पे टकराएगा। M2 पे टकराने के बाद हो सकता है वो कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, और रे डायग्राम मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगा, इसका इमेज कहीं ना कहीं यहाँ पे बनना चाहिए,
पीछे एक्सटेंड करने से, है ना। और ये जो इमेज बनेगा ये पहला इमेज होगा। दूसरा इमेज जो इस इमेज दूसरा इमेज जो बनेगा वो कन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद हो सकता है कहीं यहाँ पे बन रहा हो, और ये कह देंगे इमेज 2। तीसरा इमेज मैं चाहूँगा कि इस कनकेव मिरर के वजह से बने, और लाइट्स रेस लेट्स सपोज इसे टकराने के बाद पैरेलली निकल जाते हैं। पैरेलली निकलने के बाद वापस जब कन्वेक्स लेंस से टकराते हैं तो इनका फॉर्मेशन एस पे ही होता है। ऐसा अगर हो रहा हो तो ज़रूर से एस पे ही इमेज बन गया। रे डायग्राम कुछ इस तरह से बनाए तो ऐसा पॉसिबल है कि एस पे ही इमेज बन रहा होगा। सो व्हाट इज़ दिस डिस्टेंस? सबसे पहले लिखो कि ये कंसेप्ट कौन सा है। ये कंसेप्ट है मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन एंड image behaving as object for the second optical device। एक ऑप्टिकल डिवाइस से बन रहा हुआ इमेज वो दूसरे ऑप्टिकल डिवाइस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। कुछ इस तरह का कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। मल्टीपल पहला रिफ्लेक्शन यहाँ होने के बाद इमेज यहाँ पे बना, ये इमेज लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था। इसके थ्रू जो इमेज बना वो यहाँ पे बना। ये इमेज इस कनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा था, और इसके थ्रू जो इमेज बनेगा वो वापस इस पे बने। तो कुछ इस तरह का हमने रे डायग्राम बनाया, कुछ इस तरह का हमने कंसेप्ट यूज़ किया, है ना। तो ध्यान दो कि पहला इमेज कहाँ बनेगा, क्या होगा इसका आंसर चेक करते हैं। माने पहला इमेज यहाँ पे बनता है तो हम ज़रूर से चाहेंगे कि दूसरा इमेज I2 हम ज़रूर आराम से निकाल लेंगे कि दूसरा इमेज I2 कहाँ पे बन रहा होगा, कितने डिस्टेंस पे बन रहा होगा कन्वेक्स लेंस से, लेंस फॉर्मूला से, है ना। अब I2 निकालने के बाद I2 का जो इमेज बनेगा वो ज़रूर से कनकेव मिरर से पैरेलली रिफ्लेक्ट होके बनना चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर लाइट रे पैरेलल होता है तो ही ये कन्वेक्स लेंस से टकराने के बाद इमेज फोकस पे ही बनाएगा। इस कन्वेक्स लेंस के लिए ये एस पॉइंट फोकस ही है। क्या एस पॉइंट कन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर है? क्या फोकल लेंथ लेंस का भी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है? अगर कोई एक पैरेलल लाइट रे जो कन्वेक्स लेंस की तरफ जाता रहा हो वो ज़रूर से इमेज एस पे ही बनाएगा। तो हम चाहेंगे कि कनकेव मिरर से टकराने के बाद लाइट रेज कन्वेक्स लेंस के पैरेलल हो जाए ताकि इमेज वापस एस पे ही बने। So I2 must be at 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर। इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ज़रूर से इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा। अगर हम I2 को 10 सेंटीमीटर दूर रखते हैं, इस कनकेव लेंस के फोकस पे रखते हैं, तो कनकेव लेंस से लाइट टकराने के बाद पैरेलल ही हो जाएगा। पैरेलल हो जाने के बाद कन्वेक्स लेंस से वो टकराता है और वापस इमेज एस पे ही बनेगा। तो बड़े आराम से इसका सल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इमेज निकालते हैं कि इमेज 1 कहाँ बन रहा होगा। इमेज 1 किस वजह से बन रहा है? इमेज 1 बन रहा है कनकेव मिरर के वजह से। कनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर पे है। मिरर के अगर लेफ़्ट साइड मैंने नेगेटिव ले लिया तो राइट साइड मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब मिरर फॉर्मूला लगाएं तो 1/v + 1/u = 1/f लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इस मिरर का 24 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और
1/v ये तो निकालना है, -1/10 सेंटीमीटर। क्योंकि ये कनकेव लेंस है तो इसका फोकल लेंथ मैं नेगेटिव रखूं, u भी नेगेटिव ही होगा। 1/-1/12 -1/10, v कुछ इस तरह से आ रहा है। u भी नेगेटिव ही होगा तो यहाँ पे आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 120 ले, -10 + 12 करें तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट था कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं ना कहीं मिरर के राइट साइड में बन रहा होगा, तभी तो v पॉजिटिव आया है। तो इमेज कहाँ पे बनाऊँ मैं एग्जैक्टली, 60 सेंटीमीटर दूर बनाऊँ। अब कंसेप्ट हम इसमें जो लगाने वाले हैं वो कौन सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है कि पहला इमेज दूसरे ऑप्टिकल डिवाइस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो ये इमेज कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर से जो इमेज निकालेंगे वही तो I2 है। फिर से जो अब इमेज कन्वेक्स लेंस की वजह से निकालेंगे वही तो I2 है। तो 1/v -1/u इज इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो जाए, फोकल लेंथ लेंस का दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू पुट करें 1/10 और u दैट इज़ दी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। I1 ही कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो लेंस से इसका डिस्टेंस मुझे निकालना है अगर, तो ध्यान दो कि लेंस से मिरर का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और मिरर से I1 का डिस्टेंस अभी अभी डिराइव किए, कैलकुलेट किए कि 60 सेंटीमीटर है। लेंस और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1/80 लिखूँ -1/v करूँ, क्या यहाँ से v आ जाएगा। अब बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि यू नेगेटिव लेना है कि यू पॉजिटिव लेना है। लाइट रेज इस तरफ आ रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ चलना पड़ता, तो मैं डेफिनेटली यू को नेगेटिव लूँगा। सो 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 -1/80। ये कितना हो जाएगा, 80 एलसीएम आ जाएगा, 10 से 8 आया और 80 से 1 आया, तो 1/v is this implies that v is equals to 80/7 सेंटीमीटर। तो ये जो कन्वेक्स लेंस के रिस्पेक्ट में दोबारा जब इमेज बना, ये जो I2 इमेज बना, ये एग्जैक्टली कन्वेक्स लेंस से कितना दूर है, ये एग्जैक्टली कन्वेक्स लेंस से 80/7 सेंटीमीटर दूर है। कितना दूर है, 80/7 सेंटीमीटर दूर है। और ये I2 इमेज इस मिरर से कितना दूर है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि I2 को ज़रूर से मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, मिरर के फोकल लेंथ पे होना चाहिए, ताकि I2 का इमेज इस मिरर के वजह से बनता हुआ पैरेलल लाइट के अलॉन्ग बने। तो टोटल डिस्टेंस मिरर का लेंस से कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। टोटल डिस्टेंस लेंस का मिरर से कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस। सो डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर जो हमको निकालना है, ये हम कितना लिखेंगे अब हम ये लिखेंगे 80/7 प्लस 10 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 150/7 सेंटीमीटर। यही क्या है, n/7 के बराबर है, ऐसा हमको क्वेश्चन में कह दिया था। तो डेफिनेटली n का जो वैल्यू आया वो 150 के बराबर आया। तो एक ऑप्शन था जिसमें ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और हमको n का वैल्यू पूछा था, तो डेफिनेटली हम 150 लिख करके करेक्ट कर पाते हैं। देखो 2022 का ये सवाल ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से जो पूछा गया था, क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो मिरर
के आगे रखा हो, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ वेलोसिटी किसी वेलोसिटी वी नॉट से आगे बढ़ रहा हो, 15 सेंटीमीटर पर सेकंड से बढ़ रहा हो, ऐसे में कुछ एक ऐसा सिचुएशन रहा होगा ना, ऐसे में कुछ एक ऐसा सिचुएशन रहा होगा कि ये ऑब्जेक्ट आगे चलते चलते किसी एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गया सच दैट ये पॉइंट मिरर से एग्जैक्टली 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। मिरर का फोकल लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर के बराबर क्वेश्चन में ही दे दिया है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के दूरी पे है, ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट है 15 सेंटीमीटर पर सेकंड के बराबर है और f 10 सेंटीमीटर है। हमको क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से 30 सेंटीमीटर के बराबर है, इस टाइम द इमेज इज इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द लैबोरेटरी फ्रेम। लैबोरेटरी फ्रेम यानी कि ग्राउंड फ्रेम। और इस केस में, इस सिचुएशन में, इस टाइम पे जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है मिरर से, तो पर्टिकुलरली इस टाइम पे ऑब्जेक्ट का जो इमेज का वेलोसिटी है वो 0 है। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा होगा वो भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, फिर पर्टिकुलरली इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर दूर है तो वेलोसिटी उसका 0 है। कंसेप्ट क्या लगाने वाले हैं? कंसेप्ट लगाने वाले हैं, ये कैसे क्वेश्चन, कंसेप्ट के क्वेश्चन के टाइप में इसको डाल सकते हैं। द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। ये वेलोसिटी वाले क्वेश्चंस जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, कनकेव मिरर रखा हो, रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज जो बनेगा उसका भी कुछ वेलोसिटी होगा, उसका क्या फॉर्मूला है? एक लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी, एक ऐसा वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में ही हो, उसको मैं कहूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो इस फॉर्मूला से जो मुझे इमेज का वेलोसिटी मिलेगा वो भी एक्स डायरेक्शन का ही मिलेगा। क्या है वो फॉर्मूला? डिराइव कराया गया होगा वी आई एम इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वी ओ एम। अगर ये फॉर्मूला डिराइव करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ कि ये फिर से डिराइव करा दो सर। अब लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी के साथ साथ एक और वेलोसिटी हो सकता है वर्टिकल वेलोसिटी। मानो ऑब्जेक्ट सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं मूव करके कुछ एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होता, तो उस टाइम इमेज का जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होता उसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं? सबको याद है ना? डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम डी एच ओ बाई डी टी, है कि नहीं? तो ये कौन से कैसे कंसेप्ट का क्वेश्चन है? जब हम इमेज का वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, जब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी मूव मूव कर रहा होता है, जब मिरर वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है, ऐसे में इमेज भी डेफिनेटली किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। उसका लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूला से निकालूँ, उसका वर्टिकल वेलोसिटी मैं इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। अब अगर इतनी बातें हमने अपनी कॉपी में लिख ली, अगले बार जब हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट अपने आप क्लिक करेगा, ऐसा होगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसके सोल्यूशन पे चले हैं। हेलो, इसका सोल्यूशन बताते हैं चलो। मुझे वेलोसिटी ऑफ मिरर पूछा, मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो मैं अपने लॉन्गिट्यूडनल वाले फॉर्मूला को यूज़ करूँगा, वी आई एम इज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर इंटू वी ओ एम। डेफिनेटली मुझे एक बात रियलाइज़ हो गया है कि मुझे m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। m निकालने के लिए कौन सी दो बातें, कौन सा दो इन्फॉर्मेशन चाहिए? एक इमेज का डिस्टेंस और एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। पर्टिकुलरली वेलोसिटी ऑफ इमेज जो मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ वो मैं पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में पुट करने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन अगर 30 सेंटीमीटर है तो इमेज का पोजीशन कहाँ बनेगा?
अगर वो निकाल लिए, अगर v निकाल लिए, तो m निकालने के लिए माइनस वी बाई यू करेंगे का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, मिरर फॉर्मूला के क्या कहता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। 1/v निकालना है, ऑब्जेक्ट जितना इनिशियली डिस्टेंस पे रखा हुआ था वो मैं -30 सेंटीमीटर लेता हूँ, वो मैं -30 सेंटीमीटर लेता हूँ, और जो फोकल लेंथ होगा कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है कि नहीं, नेगेटिव लिखें। सो 1/v इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/30, कितना हो जाएगा ये 30 एलसीएम में आ जाएगा, -3 प्लस 1 1/v एंड v इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जब डिस्टेंस मिरर से 30 सेंटीमीटर है तो इमेज कहीं 15 सेंटीमीटर दूर फॉर्म हो रहा होगा। क्या यही मतलब है इसका? बिल्कुल है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैन बी रिटन एज वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। v बाई यू करें तो -15/30 -30, और एक और नेगेटिव साइन आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे क्योंकि माइनस था तो माइनस एक और बाहर भी आएगा, vo माइनस vm को ब्रैकेट में डालेंगे। हम केयरफुली अगर ऑब्जर्व करें तो ये फॉर्मूला मैंने क्या बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वाले वेलोसिटी के लिए ही सिर्फ वैलिड है। हमारे इस क्वेश्चन में हमको जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दिया है वो कह दिया है कि वो एक्स डायरेक्शन में ही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ही दिया है, लॉन्गिट्यूडिनल वेलोसिटी ही है, तो इस फॉर्मूला से ही आंसर आ जाना चाहिए। पर्टिकुलरली इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज एट रेस्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज के वैल्यू को 0 पुट कर सकता हूँ, -vm इज इक्वल्स टू -1/2 होल स्क्वायर इंटू vo माइनस vm। ऐसा होगा ना, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 4vm प्लस vm इज इक्वल्स टू v ऑफ ऑब्जेक्ट कि डेफिनेटली हमको v ऑफ ऑब्जेक्ट पता है ऑलरेडी। पुट करें, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू 5vm। यहाँ से vm कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा ना, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड वॉज दी करेक्ट आंसर। इसी तरह क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आया? क्या हमने सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन देखा, फिर हमने कंसेप्ट लिखा, अगले बार जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए, ये फॉर्मूला याद कर लो। ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो इसमें हमको कुछ इस तरह का गिवन फिगर था, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन था कि एक रॉड है, एक रॉड है, रॉड का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो हमारा इसी रॉड का इस कन्वेक्स लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होते हुए जो इस यहाँ पर इमेज बनेगा वो कुछ इस तरह से बन रहा था। अब इस पॉइंट को पॉइंट P1 मान लेते हैं, तो इस P1 पॉइंट का जो इमेज बना होगा वो यहाँ पे बना होगा, और इस पॉइंट को अगर P2 मान ले तो P2 पॉइंट का जो इमेज बना होगा वो यहाँ पे बना होगा। हमको ये रॉड का लेंथ भी दिया हुआ था, कहता है कि रॉड का लेंथ 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसे में बताओ कि जो ये इमेज फॉर्म हुआ, अगर इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फ़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा कितना है? कैसे करें ऐसा सवाल? बड़े ध्यान से देखो कि अगर अल्फ़ा निकालना है तो मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए। मैं अगर इस ट्राइंगल में कोई भी 2 लेंथ निकाल लेता हूँ तो अल्फ़ा आ जाएगा। एक लेंथ, तो ये हाइट ऑलरेडी दिया हुआ है कि P2 जो रॉड के P2 पॉइंट का इमेज है वो एग्जैक्टली कितने हाइट पे फॉर्म हो रहा है, 30√3/13 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो रहा है।
सो दिस लेंथ इज गिवन टू अस, ये लेंथ हमको दिया हुआ है कि ये 30√3/13 सेंटीमीटर के बराबर है। अब कोई और लेंथ, एक और लेंथ हमको निकालना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये 2 सेंटीमीटर हो तो ये भी 2 सेंटीमीटर हो, पर हम एक बार P1 का इमेज अगर निकालें तो हमको ये पोजीशन मिल जाएगा, और अगर P2 का एक बार इमेज निकालें तो हमको ये पोजीशन मिल जाएगा। इनके पोजीशन के बीच का डिस्टेंस बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और tan अल्फा का वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये कैसे कंसेप्ट का क्वेश्चन है? इसमें इमेज फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी का कंसेप्ट लग रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन, ऐसा मैंने आज 2 क्वेश्चन इस वीडियो में रखा है, जहाँ पे ये पहला क्वेश्चन जो ये कंटिन्यूअस बॉडी है वो हमारा रॉड है और इसका एक इमेज यहाँ बन रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब ऐसा कंसेप्ट लग रहा हो कि इमेज फॉर्मेशन हो रहा हो कंटिन्यूअस बॉडी का, तो बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करो कि P1 जो पॉइंट है मैं सिर्फ उसका इमेज यहाँ पे रख सकता हूँ, और कंटिन्यूअस बॉडी के एंड, किसी एक दूसरे एंड का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पे रखूँ, तो मुझे किन 2 पॉइंट्स के बीच में ये कंटिन्यूअस बॉडी का इमेज मिल रहा होगा वो पता चल जाएगा। फिर से, एक कंटिन्यूअस बॉडी जिसका पॉइंट ये P1 है, तो इस P1 का यहाँ कहीं इमेज बनेगा ना, और ये पॉइंट जो P2 है इसका कहीं यहाँ इमेज बनेगा। अब इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकाल लिए तो ये कंटिन्यूअस बॉडी का कंटिन्यूअस इमेज में यहाँ पे बना सकता हूँ। ऐसा कुछ कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। केयरफुली ऑब्जर्व करो कि हमको कन्वेक्स लेंस से P1 का जो डिस्टेंस है वो 40/3 सेंटीमीटर दिया है, तो क्या हम P1 डैश नहीं निकाल लेंगे? P1 का इमेज किस पॉइंट पे फॉर्म कर रहा होगा ये बता देंगे ना। लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ हमको इस लेंस का जितना दिया हुआ है वो एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर के बराबर ही है। फोकल लेंथ हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 1/10 लिखें, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो इसको पॉजिटिव रखूँ। -40/3 माइनस 1/v, दिस इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 3/40। ये कितना आ जाएगा? 40 एलसीएम में लें, 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/v, तो v यहाँ से 40 सेंटीमीटर आ रहा है। ये कौन से इमेज का पॉइंट बना है? ये इमेज, ये P1 के पॉइंट का इमेज बना है, तो यही P1 डैश है। अगले बार P2 का इमेज बनाना है, P2 डैश पे बनाना है, फिर से इसी तरह का फॉर्मूला लगाएं और चेक करते हैं कि ये पोजीशन कौन सा पोजीशन होगा। ध्यान दो बच्चा लोग कि हमको P2 का पोजीशन जो इस हॉरिजॉन्टल प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रहा होगा वो ही कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो एक तो 40/3 सेंटीमीटर मुझे एक एंड का पता है, दूसरे एंड का निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस भी तो चाहिए। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2π/3 है, ये 2π/3 है, तो ये हो जाएगा π/3, और ये लेंथ 2 cos π/3 हो जाएगा। cos π/3 हाफ होता है, तो ये 1 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। पॉइंट P2 का कन्वेक्स लेंस से जो डिस्टेंस है, पॉइंट P2 का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 40/3 प्लस 1 सेंटीमीटर है, दैट इज़ 43/3 सेंटीमीटर। हाँ या ना बोलो। अगर हमको इसका इमेज निकालना है तो वही तो ये P2 डैश वाला पॉइंट होगा जो P2 के ऑब्जेक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग इमेज बन रहा होगा। तो देखते हैं, फिर से लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
एफ फोकल लेंथ है तो ये 1/10 सेंटीमीटर हो गया, और यू 3/43 सेंटीमीटर पर नेगेटिव में रखें -1/v। दिस implies 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 3/43। ये कितना हो जाएगा? 430/43 माइनस 30। दिस विल बी इक्वल्स टू 13/430। यही अगर 1/v के बराबर है तो v 430/13 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब पॉइंट 2 का जो इमेज है जिस पॉइंट पे बन रहा होगा ये भी मिल गया। बड़े ध्यान से देखो कि जब पॉइंट P का हमने डिस्टेंस निकाल लिया लेंस से तो वही तो 40 सेंटीमीटर है। जब पॉइंट P2 डैश का हमने इमेज निकाल लिया तो वही लेंस से डिस्टेंस आ गया 430/3 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। 430/13 सेंटीमीटर लेंस से P2 डैश का डिस्टेंस आ गया। तो इसके बीच का लेंथ नहीं बता देंगे क्या? इसका बीच का लेंथ बताने के लिए मुझे P2 P1 डैश माइनस P2 डैश करना पड़ेगा, और tan अल्फ़ा बताने के लिए इसको मुझे क्या कर देना चाहिए? tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू दिस हाइट बाई दिस बेस। सो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हाइट में जो आएगा वो होगा 30√3/13, और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो P1 डैश माइनस P2 डैश होगा। हम P1 डैश माइनस P2 डैश कैसे कैलकुलेट करें? 40 माइनस 430/13 से। 40 माइनस 430/13 इज इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, यही tan अल्फ़ा के बराबर है। तो 30√3/13 इंटू 520 माइनस 430/13, 13 कैंसिल कर दिए, क्या आया? 30√3 नीचे आ जाएगा 90, 30 से 3 टाइम्स में कैंसिल किए, यही है tan अल्फ़ा के बराबर। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा? अल्फ़ा आ जाएगा π/6। अगर हमको कहता कि अल्फ़ा π/n रेडियन के बराबर है, हमने अल्फ़ा π/6 निकाल दिया तो n 6 के ही तो बराबर है ना? क्या इतनी बातें हमें समझ में आ रही हैं? तो कंटिन्यूस बॉडी के क्वेश्चन का ये कंसेप्ट था। मैंने एक एंड का इमेज बनाया, मैंने दूसरे एंड का इमेज बनाया, कंटिन्यूस बॉडी इसी के बीच में रहा होगा, और इन दोनों की tan अल्फ़ा निकालने के लिए मैंने P1 डैश माइनस, मैंने ये बेस लेंथ निकाला, मैंने ये हाइट ऑलरेडी क्वेश्चन में देखा कि दिया हुआ था, तो इस हाइट को और बेस को यूज़ करके अल्फ़ा निकाल लिए और n का वैल्यू निकाल लिए। नेक्स्ट कंसेप्ट मैं जो ले आया हूँ वो 2019 के क्वेश्चन से है। इस क्वेश्चन में हमें 2-3 कंडीशंस दिए हुए थे। क्वेश्चन तो बोर्ड पे नहीं लिखा है, पर मेरी बातें सुनते जाओ, बहुत जो बातें इंपॉर्टेंट है वो बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं। सबसे पहले क्या कहता है कि अगर एक कन्वेक्स लेंस जिसको 2 भाग में डिवाइड किया गया, उसका एक भाग जहाँ पे जो मटेरियल था उसको हमने N1 मटेरियल से भरा, और उसका दूसरा भाग जो मटेरियल था उसको हमने N2 मटेरियल से भरा। जब हमने N1 और N2 दोनों को N कर दिया, N1 और N2 दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को N कर दिया, तो ऐसे में जो फोकल लेंथ आया वो F के बराबर आया। अगले बार जब N1 की जगह N रखा गया, पर N2 की जगह N से थोड़ा ही बड़ा वैल्यू या फिर N प्लस डेल्टा N रखा गया, तो अब फोकल लेंथ F प्लस डेल्टा F आ रहा था। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। 2 भाग में लेंस को डिवाइड करते, उसकी एक भाग में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो दूसरे भाग से अलग रख सकते हैं। हमको कहता है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही है। ऑप्शंस बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो कि डेल्टा एफ बाई एन, एफ और डेल्टा एन बाई एन की बातें हुई हैं। डेल्टा एन और डेल्टा एन और एन का वैल्यू अगर दिया है, एफ का अगर वैल्यू दिया है, तो डेल्टा एफ का वैल्यू पूछा है।
इसका मतलब कोई ना कोई एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा होगा जहाँ पे एन, डेल्टा एन, एफ और डेल्टा एफ साथ में रहेंगे। ये कंसेप्ट कौन सा है? ये इक्वेशन, ये कंसेप्ट है इक्वेशन मैनिपुलेशन का। ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, हमारे पास इक्वेशंस बनाने के बहुत तरीके हैं। ये इक्वेशन मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, क्लियरली लिखते गए इस सवाल में यही की है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल देखूं, मैं सोचूं कौन से इक्वेशन से मैं पर्टिकुलर ये वेरिएबल ला सकता हूं और इक्वेशन बनाते जाऊं। तो स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन मैनिपुलेशन कैसे कर रहे होंगे इसमें? सबसे पहले n1 और n जब n के ही बराबर है तो उस टाइम जो फोकल लेंथ है वो f के बराबर है। तो वहाँ से एक इक्वेशन क्या आ जाता कि f इक्वल्स टू 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 2/r। मैंने यहाँ लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया, मैंने देखा अगर फोकल लेंथ इस कन्वेक्स लेंस का निकालना है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के बराबर है तो ऐसा लिखेंगे इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन देखो कि जो दूसरा इन्फॉर्मेशन, जो दूसरा कंडीशन हमको दिया वो ये कंडीशन है। यहाँ पे एक n है, दूसरा n प्लस डेल्टा n है, तो फोकल लेंथ f प्लस डेल्टा f है। फिर से लेंस मेकर फॉर्मूला ही लगाएंगे। अब 1/f प्लस डेल्टा f पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है। पहला पार्ट इसका n है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं मान सकता हूँ ना कि ये जो पहला पार्ट है ये पहला कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा होगा। पहले का जो फोकल जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n है, दूसरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो n प्लस डेल्टा n है और इन दोनों का कंबाइंड फोकल लेंथ f प्लस डेल्टा f है। हम जानते हैं कि P इक्विवेलेंट को P1 प्लस P2 लिखा जा सकता है और अगर ये पूरा दोनों एक इक्विवेलेंट की तरह देखें, उसी का फोकल लेंथ अगर f प्लस डेल्टा f दिया है तो f इक्विवेलेंट की जगह ये लिख सकते थे। P1 की जगह लिखेंगे 1/f1, P2 की जगह लिखेंगे 1/f2। 1/f1 क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ दिस पार्ट। f2 क्या होगा? फोकल लेंथ ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट का जो फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा? n-1 इंटू 1/r और अगले पार्ट का जो फोकल लेंथ होगा वो होगा n प्लस डेल्टा n-1 इंटू 1/r। दोनों ही कन्वेक्स लेंस है तो दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगा और एक का n-1/r होगा, एक का n प्लस डेल्टा n-1/r होगा क्योंकि उसका अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया है। ध्यान दो, इन्हीं इक्वेशन को यूज़ करके मुझे कुछ n, डेल्टा n, f और डेल्टा f के बीच में एक रिलेशन फॉर्म करना है। सारे इक्वेशंस को यहाँ लिखते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 2/r। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा कि 1 प्लस एफ प्लस डेल्टा एफ एफ बाई एफ प्लस डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू n-1 बाई r। अगर पूरे में कॉमन ले लें तो n प्लस डेल्टा n-1 ऐड हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि f को कॉमन ले सकता हूँ तो अंदर आ जाता 1 प्लस डेल्टा f बाई एफ इज इक्वल्स टू 2n-2 प्लस डेल्टा n बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर r। होगा ना ऐसा? अब यही f का वैल्यू मैं यहाँ से क्या रख सकता हूँ? 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 2/r। सो 1/f इक्वल्स टू n-1 इंटू 2/r बाई 2/r। क्या मेरे साथ लिखते जा रहे हैं ना? हो ना तुम लोग? और अगर ऐसा कर रहे हो
तो ऐसा नहीं कि समझना छूट जाए, थोड़ा सा पॉज लेके पहले समझ लें, थोड़ा सा आराम से देखें वीडियो और पॉज लेके फिर लिख लें, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं 1/f को क्या रख सकता हूँ, n-1 इंटू 2/r इज इक्वल्स टू, अच्छा नीचे 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ भी होगा, नीचे इज इक्वल्स टू 2n-1 प्लस डेल्टा n बाई आर, आर से आर कैंसिल हो गया। अब देखो कि हमको ऑप्शन डी में क्या कहता है कि डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन remains unchanged if a convex surface is replaced by a concave surface of the same radius of curvature। एक कन्वेक्स सरफेस और कनकेव सरफेस में डिफरेंस क्या है कि वो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर ही नेगेटिव आएगा। जब हम इस केस में फोकल लेंथ निकालते तो टू n-1/r आ रहा था, कनकेव लेंस होता तो -2n-1/r होता, बस इतना ही तो डिफरेंस है। अगर ये फाइनल इक्वेशन में देखूं तो डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा एन और एन का बीच का एक इक्वेशन बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का टर्म जो भी था वो कैंसल आउट हो गया, इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कन्वेक्स लेंस हो कि कनकेव लेंस हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो डेल्टा एन बाई एन रिमेन्स अनचेंज्ड, ये बात बिल्कुल सही है। आगे वेरीफाई करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा 2 इंटू n-1, और ये पूरा डिनोमिनेटर में अगर ले आएँ तो 2n-2 हो जाएगा प्लस डेल्टा n इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा एफ बाई एफ, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान दो आगे कि डेल्टा एफ बाई एफ को अगर मैं एक साइड रखूं तो यहाँ पे -1 करेंगे, 2n-2 प्लस डेल्टा n -1, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू n-1 माइनस 2n-2 माइनस डेल्टा n बाई 2n-2 प्लस डेल्टा n, ऐसा होगा ना। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके डेल्टा एफ बाई एफ और डेल्टा एन बाई एन में रिलेशन अगर निकाल लिए तो ए और सी दोनों ऑप्शन को वेरीफाई कर पाएंगे, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा। ध्यान दो कि डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू 2n-2 माइनस 2n प्लस 2 माइनस डेल्टा n बाई 2n-2 प्लस डेल्टा n। क्या 2n और 2 कैंसिल हो गया, ये कितना आ रहा है माइनस डेल्टा n बाई 2 इंटू n-1 प्लस डेल्टा n इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ बाई एफ। अब डेल्टा n बाई एन अगर चाहिए तो n यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो n यहाँ डिवाइड किए तो n यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। क्या बहुत क्लियरली ये बातें समझ में आ रही हैं। डेल्टा एफ बाई एफ कितना हो जाएगा माइनस डेल्टा एन बाई एन इंटू एन बाई 2n-1 प्लस डेल्टा एन, ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। क्वेश्चन में हमको एक और बात जो कहता है वो ये है कि डेल्टा एन इज़ वेरी वेरी लेस देन n-1, डेल्टा एन इज़ वेरी वेरी लेस देन n-1, इस इक्वेशन को भी यूज़ करना है। अब डेल्टा एन n-1 से बहुत छोटा है तो इस पार्ट को मैं हटा करके इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ कि दिस इज़ ओनली दिस डेल्टा एफ बाई एफ। अब ध्यान दो बच्चा लोग कि
डेल्टा एफ बाई एन अगर लेस देन ज़ीरो है तो ये पार्ट नेगेटिव रहा होगा, और ये n तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि 1 से बड़ा ही होता है, तो ये पार्ट हमारे ऑप्शन सी के हिसाब से हमको नेगेटिव पुट कर देना चाहिए। n-1 पॉजिटिव है तो ये पूरा पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा, और एक और नेगेटिव सिंबल होने की वजह से ये पूरा का पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा एफ बाई एफ पॉजिटिव आ गया। कब पॉजिटिव आ गया? जब डेल्टा एन बाई एन नेगेटिव आ रहा था। इस इक्वेशन से ये प्रूव कर सकते हैं कि सी ऑप्शन भी सही है। अब वेरीफाई करना है कि ये सही है कि नहीं। ध्यान दो कि इसी इक्वेशन में अगर मैं मॉड डाल दूँ तो नेगेटिव साइन हट जाएगा। क्या बन जाएगा ये? डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा एन बाई एन इंटू एन बाई टू इंटू एन माइनस वन। ये पूरा मॉड में अगर आ गया तो हमको कहता है कि क्या डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा एन बाई एन से छोटा है। अगर है ऐसा तो ये सही है, वरना ये गलत है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1 - 1/n, और ये डेफिनेटली 1 से तो बड़ा ही होगा। इसको 1.5 रख के देखो। डेल्टा एन बाई एन का मॉड इज इक्वल्स टू डेल्टा एफ बाई एफ। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ा है तो इसका मतलब कि डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा एन बाई एन से बड़ा है। डेल्टा एन बाई एन में अगर 1 से एक बड़ा वैल्यू मल्टीप्लाई होता है तो डेल्टा एफ बाई एफ मिलता है। तो इसका मतलब डेल्टा एफ बाई एफ डेल्टा एन बाई एन से बड़ा है। ये ऑप्शन कुछ इस तरह से अगर होता, डेल्टा एफ बाई एफ इज ग्रेटर देन डेल्टा एन बाई एन, तो मैं सही कर देता, पर ये तो गलत है। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है चेक करने के लिए कि अगर n 1.5 है, डेल्टा n 10⁻³ है, तो बताओ कि डेल्टा f कितना होगा। यही जो इक्वेशन है हमारा, इसी में पुट करेंगे या इसमें पुट करेंगे। इन दोनों में से किसी एक में पुट करके आंसर आना चाहिए। हो सकता है कि अजम्पशन लेना पड़े, हो सकता है नहीं लेना पड़े, देखते हैं। देखो ध्यान, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहता कि हमको सारा वैल्यू दिया हुआ है। f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, डेल्टा n का वैल्यू 10⁻³ है, और n का वैल्यू 1.5 है। अब 1.5 यहाँ भी आएगा और यहाँ एक नेगेटिव साइन भी आएगा। और अब मेरे इक्वेशन में मुझे यहाँ पे भी एक n दिख रहा है, तो 1.5 -1 लिखा मैंने, और प्लस डेल्टा n यहाँ दिख रहा है, तो 10⁻³ फिर से लिखा मैंने। अब ये वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू बहुत छोटा है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। एंड डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू -1/1000 इंटू 1.5 इंटू 20। ये मैं यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले गया हूँ, और ये सारी वैल्यूज़ मैंने जैसे कि तैसे लिख दी हैं। तो 1.5 अंदर भी है, 2 इंटू ये हो जाएगा 0.5, ऐसा होगा ना। तो 1.5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 10 टाइम्स में कैंसिल होगा। ये अगर 10 ऊपर ले जाएं तो 1010 इसको कैंसिल कर देगा, और डेल्टा एफ हमारा ऑलमोस्ट कितना आ रहा है? डेल्टा एफ हमारा कितना आ रहा है? 1/50 के बराबर आ रहा है, -1/50। अगर हमको मॉड्यूलस पूछा है डेल्टा एफ का, तो नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, तो डेल्टा एफ कितना हो जाएगा? 1/50 इंटू 2, ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 2/100, दैट इज 0.02 सेंटीमीटर। और ऐसा ही तो ऑप्शन में भी दिया है, तो बी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इक्वेशन मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था, थ्रू आउट हमने
हमने एक ही काम किया कि हमने एफ और डेल्टा एन और एन के बीच में सोचा कि कैसे रिलेशन निकाला जाए, और बाद में ऑप्शन वेरीफाई करने के लिए उस इक्वेशन को उस पर्टिकुलर फॉर्म में मैनिपुलेट कर लिए। तो इस क्वेश्चन से घबराना नहीं था, इक्वेशन मैनिपुलेशन टाइप का कंसेप्ट था ये। नेक्स्ट टाइम दिखे तो आराम आराम से इक्वेशन बनाना, क्लियरली क्लियरली बातें लिखना, गलती नहीं होगा।